तो आज का हमारा टॉपिक है हमारा पर्यावरण। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किताबी चैप्टर नहीं है, बल्कि ये हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने की एक चाबी है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे आसपास सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक बगीचा जिसे हम और आप बनाते हैं और एक घना जंगल जो अपने आप उगता है, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? जवाब है, ये दोनों ही पारितंत्र यानी इकोसिस्टम्स के उदाहरण हैं। और आज हम इसी की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पारितंत्र, ये इकोसिस्टम होता क्या है। ये हमारे पर्यावरण को समझने के लिए, समझ लीजिए, पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। पारितंत्र यानी इकोसिस्टम असल में ये एक ऐसा सिस्टम है जहां किसी भी जगह के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी सारे जीव और वहां का नॉन लिविंग एनवायरनमेंट जैसे कि मिट्टी, पानी, हवा, ये सब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये जिंदा और बेजान चीजों के बीच का एक मजबूत कनेक्शन है। अब देखिए, किसी भी इकोसिस्टम के ना दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक हो गया जैविक घटक, मतलब सारी जिंदा चीजें, पेड़ पौधे, जानवर, यहाँ तक कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी। और दूसरा है अजैविक घटक, यानी नॉन लिविंग चीजें जैसे टेम्परेचर, हवा और मिट्टी। और ये दोनों मिलकर ही एक बैलेंस्ड और जिंदा इकोसिस्टम बनाते हैं। और हाँ, पारितंत्र भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ तो एकदम नेचुरल होते हैं, जैसे जंगल या तालाब, जिन्हें नेचर खुद बनाती है। और दूसरे होते हैं मैन मेड, जैसे कि हमारे घर का बगीचा, खेत या फिर वो प्यारा सा एक्वेरियम, जिन्हें हम इंसान अपनी जरूरत या शौक के लिए बनाते हैं। तो यहीं से एक बड़ा मजेदार सवाल निकलता है। मान लीजिए आपके पास एक एक्वेरियम है। अब अगर उसे एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनाना हो, मतलब ऐसा कि वो काफी हद तक अपना ख्याल खुद रख सके, तो उसमें सबसे जरूरी क्या डालना होगा? जरा सोचिए। ठीक है, सोच लिया। इसका सही जवाब है जलीय पौधे यानी एक्वाटिक प्लांट्स। अब आप पूछेंगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि पौधे उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं। वो मछलियों के लिए ऑक्सीजन बनाते हैं और पूरे सिस्टम को बैलेंस्ड रखते हैं, जिससे उसे बार बार साफ करने की जरूरत भी कम पड़ती है। अब जब हम इकोसिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए हैं, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि एनर्जी कैसे फ्लो करती है। और इसका जरिया है आहार श्रृंखला यानी फूड चेन। ये हमें बताती है कि इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे पहुंचती है। चलिए एक बहुत सिंपल सी फूड चेन देखते हैं। सबसे नीचे हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर, जैसे कि घास। ये सूरज से एनर्जी लेकर अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे बकरी जो घास खाती है। और उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे हम इंसान। और हाँ, इस चेन के हर लेवल को हम कहते हैं पोषी स्तर। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात याद रखने वाली है। ये जो एनर्जी का फ्लो है ना, ये हमेशा वन वे होता है। मतलब एनर्जी सूरज से घास में, घास से बकरी में और बकरी से इंसान तक जाती है। ये कभी भी रिवर्स गियर में नहीं चलती। और मजे की बात यह है कि हर स्टेप पर बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। असल में एक लेवल से दूसरे लेवल तक सिर्फ 10% एनर्जी ही पहुंच पाती है। बाकी 90% तो गर्मी में या उस जीव की डेली एक्टिविटीज में ही खर्च हो जाती है। आप इसे एक तरह का एनर्जी टैक्स समझ सकते हैं, जो नेचर हर कदम पर वसूलती है। और इसी 10% रूल का सीधा नतीजा ये होता है कि फूड चेन ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। आमतौर पर ये 3 या 4 स्टेप्स के बाद खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद आगे ट्रांसफर करने के लिए इनफ एनर्जी बचती ही नहीं है। अब एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर आते हैं। ये है जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन। ये एक खतरनाक प्रोसेस है जिसमें पेस्टिसाइड्स जैसे हार्मफुल केमिकल्स फूड चेन में एंटर कर जाते हैं और हर अगले लेवल पर और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और ज्यादा जहरीले होते जाते हैं। जरा समझिए ये होता कैसे है। मान लीजिए खेतों में कीटनाशक डाले गए, बारिश हुई और वो बहकर पानी में चले गए। पानी से वो जली पौधों में पहुंचे, फिर उन पौधों को छोटी मछलियों ने खाया और आखिर में उन मछलियों को इंसानों ने खाया। आप देख रहे हैं, हर स्टेप पर वो जहर और भी ज्यादा जमा होता जा रहा है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हम इंसान, जो अक्सर फूड चेन के टॉप पर होते हैं, हमारे शरीर में ये खतरनाक केमिकल्स सबसे ज्यादा मात्रा में जमा हो जाते हैं।
और ये हमारी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। चलिए अब पर्यावरण से जुड़ी एक और बड़ी चुनौती की बात करते हैं हमारी ओजोन परत की, जो एटमॉस्फेयर में हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक रक्षा कवच का काम करती है और हमें सूरज की खतरनाक यूवी रेस से बचाती है। तो ये ओजोन बनती कैसे है? देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सूरज से जो तेज यूवी रेज आती हैं, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी O2 को तोड़कर दो अलग-अलग ऑक्सीजन एटम्स में बदल देती हैं। फिर ये अकेला एटम एक दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है और बन जाता है O3 यानी ओजोन। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 1980s में पता चला कि इस शील्ड में छेद हो रहा है और इसका कारण थे CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये पुराने रेफ्रिजरेटर्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स में इस्तेमाल होते थे। इसका नतीजा स्किन कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया। खैर, अच्छी खबर यह है कि 1987 में पूरी दुनिया ने मिलकर एक समझौता किया और इन खतरनाक केमिकल्स को बैन कर दिया। और अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन शायद सबसे डेली लाइफ से जुड़े टॉपिक पर, कचरा प्रबंधन। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम सब हर रोज डील करते हैं। मोटे तौर पर हम कचरे को दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक होता है जैव निम्नीकरणीय, मतलब बायोडिग्रेडेबल, जैसे सब्जियों के छिलके, कागज, जो अपने आप गलकर मिट्टी में मिल जाते हैं। और दूसरा है अजैव निम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, कांच, जो हजारों साल तक वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? प्लास्टिक क्यों नहीं गलता? इसे ऐसे समझिए, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके पास कुछ खास तरह के एंजाइम्स होते हैं जिन्हें आप चाबियां मान सकते हैं। ये चाबियां नेचुरल चीजों के तालों को खोलकर उन्हें डीकंपोज कर देती हैं, लेकिन प्लास्टिक जैसी मैनमेड चीजों के लिए उनके पास सही चाबी ही नहीं होती। इसीलिए ये कचरा हमारे पर्यावरण में बस इकट्ठा होता जाता है। तो चलिए फटाफट से आज के की टेकअवेज को रिवाइज कर लेते हैं। पहला, इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। दूसरा, एनर्जी का फ्लो हमेशा वन वे होता है और हर लेवल पर सिर्फ 10% ही आगे जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, हमारी डेली एक्टिविटीज़ हमारे पर्यावरण पर सीधा असर डालती हैं। और हाँ, ये सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ जानने के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके बोर्ड एग्जाम्स और कम्पेटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज हमने जो कुछ भी सीखा, उसे ध्यान में रखते हुए अपनी डेली लाइफ में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है जो हमारे पर्यावरण को बचाने में मदद करे? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि हर एक छोटा कदम एक बड़ा बदलाव ला सकता है।